आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे टीडीएस एंड टीसीएस अंडर जीएसटी के ऊपर। टीडीएस एंड टीसीएस अंडर जीएसटी। तो जब हम टीडीएस की टॉपिक पढ़ते हैं तो हम वो सेक्शन 51 के अंदर में पढ़ते हैं। तो जब हम टीडीएस का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें दो टर्म आता है, एक होता है डिडक्टर और एक होता है डिडक्टी। एक होता है डिडक्टर और एक होता है डिडक्टी। तो जो हमारा डिडक्टर होता है वो हमारा रेसिपेंट होता है और जो डिडक्टी होता है वो हमारा सप्लायर होता है। ओके। तो जो हमारी डिडक्टर होता है, जो डिडक्टर होता है वो हमेशा जो है वो कोई गवर्नमेंट बॉडी होगी, या तो आपका वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से होगा, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी होगा, या गवर्नमेंट की एजेंसी होगी, या पीएसयू होगा, या सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। अथॉरिटी बॉडी, बोर्ड बॉडी इन विच 51% और मोर कंट्रोल विद द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी है। अगर हमारा टीडीएस, मतलब अगर हम टीडीएस पढ़ रहे हैं और टीडीएस अगर कट हो रहा है तो डिडक्टर जो होता है, जो हमारा टीडीएस काटता है, वो हमेशा के हमेशा जो है वो गवर्नमेंटल बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। और एक डिडक्टी होता है। अब एक टर्म होता है डिडक्टी। डिडक्टी कोई भी पर्सन हो सकता है। डिडक्टी जो होता है वो सप्लायर होता है। तो ये जो सप्लायर है, जिसका नाम टीडीएस में हम लोग इसको डिडक्टिव बुलाते हैं, जो पैसा देता है, तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है। ओके, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट बॉडी हो, यहाँ पे कोई भी पर्सन हो सकता है। तो ये पैसा जो है वो डिडक्टर को देता है और फिर डिडक्टर जो है वो पैसा गवर्नमेंट को जमा कराती है। तो अब ये हमें देखना है यहाँ पर कि व्हेन टीडीएस इज डिडक्टेड, कब हमारा टीडीएस जो है वो डिडक्ट होता है, किस केस में डिडक्ट होता है। TDS is deducted if the total value of supply of taxable goods or service exclusive of tax and cess as per the invoice under the contract exceed 2,50,000। मतलब कि अगर हमारी टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है, तो यहाँ पे जो हमारी टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर 2,50,000 से एक्सीड होगी, तभी हमारी यहाँ पे टीडीएस की लायबिलिटी बनेगी, टीडीएस कट करना होगा। मतलब कि जो हमारी टोटल जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है उसमें अगर कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई या फिर कोई टैक्स की चीजें इंक्लूडेड है, तो उन सारी चीजों को हटा करके हमारी जो सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू होगी गुड्स की, वो अगर हमारी 2,50,000 से ज्यादा होगी तो हमारा जो है वो टीडीएस कटेगा। तो हम अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो 2% आईजीएसटी कटेगा। और अगर हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो 1% आईजीएसटी और 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी डिडक्ट होगा एज अ टीडीएस। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो टीडीएस कलेक्ट करता है डिडक्टर, जो टीसीएस कलेक्ट करता है वो गवर्नमेंट को कितने दिन के अंदर में प्रोवाइड कर देता है उसका रिटर्न। अगर जो डिडक्टर होता है वो गवर्नमेंट को मंथली बेसिस पर रिटर्न देता है, जो कि हर 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जैसे कि अगर वो जुलाई में उसने कलेक्ट किया है तो अगस्त के 10th ऑफ द अगस्त तक उसको जो है वो गवर्नमेंट को टीडीएस की पेमेंट कर देनी पड़ती है और मंथली वाइज रिटर्न जाता है, और ये रिटर्न जो है वो GSTR 7 के अंदर जाता है। ओके। अब जो है ये जब डिडक्टर जो है वो गवर्नमेंट को पेमेंट, मतलब टीडीएस की पेमेंट कर देता है, जमा कर देता है, रिटर्न भी फाइलिंग कर देता है GSTR 7 में। अब इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिडक्टी को होनी चाहिए, सप्लायर को इसकी इंफॉर्मेशन हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो डिडक्टर है वो डिडक्टी को एक टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा, जो कि इशू करेगा फॉर्म GSTR 7A में, और मंथली बेसिस पे इशू होता है। और ये 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जैसे कि अगर जुलाई में टीडीएस कटा है तो 15 अगस्त तक आपको बता देना है डिडक्टी को कि आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट को जमा हो गया है। और अगर वो 15 दिन के अंदर में नेक्स्ट ऑफ द 15 डेज में जमा नहीं किया है, तो यहाँ पे जो उसकी लेट फीस होगी वो 100 पर डे और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000। मतलब कि अगर जो उसको टाइम पीरियड दिया गया है 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब 15 अगस्त तक आपको जमा कर देना है। एक एग्जाम्पल है 15 अगस्त, अगर जुलाई में उसने टीडीएस कलेक्ट किया है तो अगर उसने 15 अगस्त तक जमा नहीं किया है तो जितने दिन उसको डिले होगा उतना लेट फीस उसको 100 रुपये पर डे और मैक्सिमम जो होगा वो 50,000 रुपये होगा। ओके। और जब टीडीएस सर्टिफिकेट डिडक्टी को मिल जाता है तो गवर्नमेंट जो है वो डिडक्टी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उस अमाउंट को दिखा देती है, क्रेडिट साइड, और जो डिडक्टी होता है उस अमाउंट को वो किसी भी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए यूज कर सकता है। ओके।
अब कुछ केस होता है कि जहाँ पे टीडीएस अलाउ नहीं होता है, दो केस होता है कि जहाँ पे आप टीडीएस को नहीं कट कर सकते हो। तो वो दो केस क्या होता है? तो सबसे पहला क्या होता है कि व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक प्लेस बिटवीन टू पर्सन बोथ द होम आर कवर इन द अबव लिस्ट ऑफ डिडक्टर। मतलब कि अगर जो ये लिस्ट हमने अभी ऊपर में जो पढ़ी थी, ये वाली जो लिस्ट हमने पढ़ी है, इस लिस्ट के अंदर में यही जो है वो, जैसे कि ये लोकल अथॉरिटी हमारा डिडक्टर है और लोकल अथॉरिटी हमारी डिडक्टी है, तो खुद ही काट रहा है और खुद ही जमा कर रहा है गवर्नमेंट को, तो ये तो सही नहीं होगा। वो तो इसमें सही से ना काटेगा और ना ही सही से जमा करेगा टीडीएस को। तो यहाँ पे जो इन लोगों को जो है वो टीडीएस काटना अलाउ नहीं होता है। अब दूसरा कंडीशन होता है कि when the location of the supplier and the place of state or UT which is different from the state or UT of registration of the recipient। यहाँ पे इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर है और जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लायर है, वो दोनों जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। और जो हमारा रेसिपेंट है वो भी राजस्थान में है, जो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट है वो भी राजस्थान में है। ओके, तो यहाँ पे जो ये टीडीएस कटेगा, तो ये जो टीडीएस काटेगा राजस्थान में जो रेसिपेंट है वो SCGST और SGST दोनों काटेगा, SGST। तो ये इजिली इसका जो है वो रिटर्न मतलब है अपने क्रेडिट कैश लेजर में दिखा सकता है, क्योंकि दोनों एक ही सेम स्टेट में, तो सेम स्टेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे टीडीएस हम काट सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर आता है पॉइंट कि अगर हमारा जो लोकेशन ऑफ सप्लायर और जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लायर है वो दोनों अलग अलग स्टेट में है, और जो हमारा रेसिपेंट है वो भी दो स्टेट में है, इधर भी और इधर भी। जैसे कि एक हम ले लेते हैं यहाँ पे राजस्थान और एक हम ले लेते हैं यहाँ पर यूपी। राजस्थान और यूपी का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो राजस्थान में है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लायर जो है वो हमारा यूपी में है। तो यहाँ पे जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है वो भी यूपी में है। तो यहाँ पे जो हमारी टीडीएस कटेगी वो आईजीएसटी के अंदर कटेगी। आईजीएसटी टीडीएस जो कटेगी वो आईजीएसटी का 2% पे कटेगी। तो यहाँ पे इजिली आईजीएसटी की तो लायबिलिटी किसी के साथ भी पे ऑफ हो जाती है, वो या तो सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी थर्ड केस में, इसमें भी टीडीएस अलाउ है। अब हमारा थर्ड केस क्या है कि एक स्टेट समझो, एक है महाराष्ट्र और एक है केरला, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर हमारी लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लायर दोनों महाराष्ट्र में है, लेकिन जो हमारी रेसिपेंट है, रेसिपेंट की जो लोकेशन है वो हमारी केरला में है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो काटेगी लोकेशन ऑफ सप्लायर केरला में, तो यहाँ पे जो डिडक्टर है वो जो काटेगा वो तो एक तो सीजीएसटी और एक एसजीएसटी काटेगा, जो कि यहाँ पे का होगा केरला आईजीएसटी होगा। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब ये इसका जो केरला का जो एसजीएसटी मतलब एसजीएसटी का जो पे कैश लेजर है वो ये तो नहीं ले पाएगा, इसका जो बेनिफिट है वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये तो महाराष्ट्र में है, दोनों अलग स्टेट में हो गया। तो यहाँ पे वो नहीं ले पाएगा, इसी वजह से यहाँ पे टीडीएस काटना अलाउ नहीं होता है कि अगर हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपेंट अलग अलग स्टेट में है, तो इस केस में हमारा टीडीएस काटना अलाउ नहीं होता है। When the location of the supplier and the place of the supplier is in the state or UT which is different from the state or UT of registration of रेसिपेंट। ओके, तो ये जो दो केस था जिसमें हमारा टीडीएस अलाउ नहीं होता, और बाकी जो हमारा यहाँ पे टीडीएस का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं टीसीएस के ऊपर। अब टीसीएस का जो सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन 52, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज होती है, दो लोग होते हैं, एक होता है कलेक्टर और एक होता है कलेक्टी। देखो, टीसीएस काटने में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं जो हम लोग जानते हैं कि पढ़ क्या है हम लोग, एक ईसीओ होता है। ईसीओ का जो सेक्शन था सेक्शन 95 और सेक्शन 55 के अंदर हम लोग ईसीओ के बारे में पढ़ते थे। अगर जो जो लोग ईसीओ के अंदर कवर है, मतलब सेक्शन 55 और सेक्शन 95 और सेक्शन 55 के अंदर कवर है, जैसे कि स्विगी हो गया, जोमेटो होगा, उबर ओला हो गया, ये सारे लोग इस सेक्शन 95 और 55 के अंदर कवर होते हैं ईसीओ के। और जो लोग इसके अंदर कवर नहीं होते, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, ये सारे लोग ईसीओ के अंदर कवर नहीं होते। तो जो लोग ईसीओ के सेक्शन 95 और 55 के अंदर नहीं कवर होते हैं तो उन्हें टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे जो टीसीएस कलेक्ट होता है वो ईसीओ खुद कलेक्ट करता है, इस वजह से क्योंकि सप्लायर
यहाँ पे गवर्नमेंट जानना चाहती है कि जो सप्लायर अपना टर्नओवर दिखा रहा है क्या वो सही टर्नओवर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो ईसीओ को वो राइट देती है कि आप कुछ एडिशनल अमाउंट जो है वो कलेक्ट करो और फिर अपना जो है कमीशन रख करके और जो आपका टीसीएस बन रहा है, जो भी कलेक्शन हुआ उसको आप गवर्नमेंट को पे कर दो। तो ये इससे समझ में आ जाएगा कि सप्लायर जब अपना रिटर्न भरेगा और जब ईसीओ अपना टीसीएस को जमा कराएगा तो मालूम चल जाएगा कि सप्लायर सही टर्नओवर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो टीसीएस कलेक्ट करने का जो राइट होता है वो ईसीओ का होता है। अगर अगर ईसीओ जो है वो 95 और 55 के अंदर कवर नहीं होता है तो कलेक्टर जो होता है वो हमारा ईसीओ होता है। एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, सप्लायर के बिहाफ में ये कंसिडरेशन कलेक्ट करता है और फिर जाकर के रेसिपेंट तक पहुंचाता है। तो इसको यहाँ पे कुछ कमीशन मिलता है और कमीशन के साथ साथ कुछ टीसीएस का जो अमाउंट होता है वो भी ये अपने पास रखता है और ये गवर्नमेंट को जमा करता है। हु सप्लाई गवर्नमेंट सर्विस थ्रू सच ईसीओ, ठीक है। अब ये कलेक्टिव जो होता है एनी सप्लायर मेकिंग सप्लाई थ्रू एन ईसीओ, कलेक्टिव जो होता है कोई भी सप्लायर ऐसा जो कि अपना गुड्स या सर्विस जो है ईसीओ के थ्रू सप्लाई करता है। तो कलेक्टिव जो है वो टीसीएस का अमाउंट भी पेड करेगा तो वो ईसीओ को पेड करेगा और ईसीओ जो है वो जाकर गवर्नमेंट को पेड करेगा। किस रेट में और कब पेड करेगा? टीसीएस रेट है सिर्फ ये नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर लगता है। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हम लोग निकालते हैं ऐसे, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और जो सेल्स रिटर्न होती है उसको माइनस करके जो भी आएगा वो हमारा टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमारा इंटर स्टेट सप्लाई है तो 0.5% ऑफ आईजीएसटी डिडक्ट एज अ टीसीएस लगेगा और अगर हमारा इंट्रा है तो 0.25 सीजीएसटी और 0.25 एसजीएसटी डिडक्ट एज अ टीसीएस लगेगा। अब जो है ये कलेक्टर को जो है वो डिपॉजिट करना पड़ता है गवर्नमेंट को मंथली बेसिस पे ऑन द 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और विथ टीसीएस रिटर्न, और यहाँ पे जो टीसीएस रिटर्न जाती है वो फॉर्म जीएसटीआर 8 के अंदर जाती है और एक एनुअल स्टेटमेंट भी जाता है इन फॉर्म जीएसटीआर 9 भी, मतलब कि आपका ओवरऑल कितना टीसीएस कलेक्ट हुआ है एनुअल स्टेटमेंट भी एक जाती है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, जीएसटीआर 9 बी के अंदर जाती है। ओके। अब यहाँ पे भी कुछ केस है जहाँ पे टीडीएस कलेक्ट नहीं होता। अगर हमारा ट्रांजैक्शन ईसीओ का 95 और 55 के अंदर कवर होता है तो वहां पे तो ईसीओ की ही लायबिलिटी होती है टैक्स पेड करने की, तो वहां पे टीसीएस उसके ऊपर नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक टीडीएस और टीसीएस का कंप्लीट होता है।